सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस मशहूर शेर में रात का जिक्र नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम में बीजेपी रात को भी इस्तेमाल करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। जी हां, आगामी 30 अक्टूबर से बीजेपी का नाइट एक्शन प्लान शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के इस नाइट एक्शन प्लान की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह करेंगे। एमपी चुनाव में शाह का शाही प्लान 30 अक्टूबर से शुरू होगा नाइट एक्शन। सभी संभागों में रात को बैठकें लेंगे शाह। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज रहेंगे मौजूद। वीडी शर्मा भी रात की बैठक में होंगे शामिल। दिन में करेंगे रोड शो और चुनावी सभा, रात में लेंगे संभाग और जिलों में बैठक। बैठक में बनेगी क्षेत्र विशेष की चुनावी रणनीति। नाराज नेताओं को मनाने पर भी बनेगी रणनीति। कुल मिलाकर शाह नाइट एक्शन के जरिए कॉर्पोरेट बॉम्बिंग स्टाइल में बड़े नेताओं को उतारने जा रहे हैं। बीजेपी नई रणनीति को लेकर उत्साह से लबरेज है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की इस रात नीति पर सवाल खड़े कर रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कामदारी है, नामदारी नहीं, जो दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं ताकि मध्य प्रदेश विकास के रथ से उतरे नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ही है जो एक दूसरे के कपड़े फटवा रहे हैं, एक दूसरे के पुतले जलवा रहे हैं। तो कांग्रेस आपस में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 51% वोट शेयर प्राप्त। अमित शाह जी जीत का मंत्र देने गए थे कर्नाटका, उनका जीत का मंत्र तंत्र में बदल गया, उल्टा बैठा मंत्र। अमित शाह जी यहाँ भी आ रहे हैं, अब उन्हें कथा कहना बाकी है, मंत्र तो उनके फेल हो रहे हैं। अब सत्यनारायण भगवान की 1.5 महीने बाद वो कथा करेंगे, वो भी आप लोग सुनिएगा। 1.5 महीने बाद तो इन्हें परमानेंट सोना है, नींद ही नींद आना है इन्हें। दिन भर मैदान में मेहनत करने के बाद नेता शाह के साथ मंथन करेंगे। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो बीजेपी उम्मीदवारों के हिस्से आएगा और विरोध रूपी विष शाह सहित बड़े नेता पिएंगे। कुल मिलाकर बीजेपी चुनावी महाभारत में जीत के लिए हर अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कर रही है। जीत के रणनीतिकार कहे जाने वाले शाह बीजेपी के लिए एक बार फिर से विनिंग प्लान लेकर आ रहे हैं, जिसके सहारे बीजेपी हर बाधा और अवरोध को पार करके सत्ता का द्वार खोलना चाहती है। बंसल न्यूज के सवाल। पहला सवाल, क्या बीजेपी की रात नीति जीत की रणनीति साबित होगी? दूसरा सवाल, क्या नाइट एक्शन से शाह नेताओं को सुपर एक्टिव कर पाएंगे? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी का गेम प्लान कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की रात नीति। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये तो एक फिलॉसफी है ही जिंदगी की। लेकिन सुबह और शाम के साथ दोपहर और रात है, और हमारे माननीय राजनेता एक एक क्षण का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री 16, 17, 18 घंटे तक काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी यही बात कही जाती है। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला ही व्यक्ति इस तरह की सक्रियता के साथ काम करता है। वहाँ काम की अधिकता है, काम के घंटे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो विपक्ष में है, अगर उसको सत्ता में आना है, मेहनत और परिश्रम का रास्ता बिल्कुल एक जैसा है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, ये बात कही जाती है। इसीलिए सोने वाले सबसे ज़्यादा बड़बड़ाने वाले और कोसने वाले होते हैं। वो हमेशा अपनी तथाकथित नाकामी का जिम्मा किसी के सर फोड़ते हैं, और जो काम करने वाले हैं उनकी आंखें चमकती रहती हैं। एक साहित्यकार, जिनको बहुत नामचीन साहित्यकार हैं, उनसे एक बार हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, जबकि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं रात में, कि सोने में गुजर गया। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सोने में गुजर गया, जबकि ज़िंदगी कितना कुछ करने के लिए है, कितना कुछ पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। ये जज्बा जिसमें है वो तो फिर बहुत आगे बढ़ गया। तो अब बीजेपी इस बात को भी सोच रही है कि भैया एक अनयूटिलाइज्ड अगर कुछ चीज़ बचती है तो थोड़ी देर वहाँ भी बैठ लें,
ऑनलाइन मीटिंग्स भी हैं, हम आपस में भी बैठ सकते हैं और दिन भर में जो कुछ हमने किया है चुनाव रण में, रात में अगर उसकी समीक्षा हो जाए तो अगले दिन की रणनीति और बेहतर बनेगी। जो लोग हमारी तरह पत्रकारिता के संस्थानों में काम करते हैं वो मीटिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। सुबह मीटिंग, दोपहर मीटिंग, रात को मीटिंग, रिव्यू, कल की तैयारी। तो अब बीजेपी इस मोड पर जा रही है, जाना चाहिए, अच्छी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 10 करोड़ कार्यकर्ता, तो आगे बढ़ने की तैयारी है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, एडवोकेट भी हैं माहिर, उनका बहुत स्वागत है। अभिनव बरोलिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, दोनों ही बहुत बढ़िया और बड़ी जीवंत व्यक्तित्व के धनी हैं। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं मेहमानों की तरफ लौटूंगा, जय जी की तरफ और हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं। जी जल्दी से एक क्विक रिएक्शन संक्षेप में। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती भी है, प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, मुख्यमंत्री 18 घंटे काम करते हैं और ये तो वक्त ही शरद जी ऐसा है कि इसमें जितना समय का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अब तैयारी है, 30 तारीख से अमित शाह लगातार काम करने वाले हैं, जेपी नड्डा उनके साथ रहने वाले। मध्य प्रदेश में जहां भी रुकेंगे वहां से वो रात की बैठक कर लिया करेंगे, यानी 28 की सभा में दिखाई देंगे छिंदवाड़ा और बिंद में अमित शाह जी, और उसके पहले मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट में दिखाई देने वाले। लेकिन इसके तत्काल बाद एक रात की कार्रवाई भी होगी, यानी दिन भर सभाएं करना है तमाम बड़े नेताओं का, और जो फीडबैक वहां से आएगा, अगली रणनीति अगले दिन वहां और बेहतर कैसे करना है इस पर चर्चा करने वाले। तो एक अलग रणनीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, तीनों जगह आपको ये तीनों नेता नजर आने वाले हैं और जहां जिसको जो मौका मिलेगा उससे बात करने वाले। वर्चुअल भी जुड़ेंगे, एक्चुअल भी जुड़ेंगे। बीडी शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, रात को जब भी लौटेंगे तो फिर एक क्लास लगने वाली है, यानी आपको पल पल का हिसाब देना है कि कहां से क्या स्थितियां हैं, कितना वोटा परसेंट, जो 51 की बात कही जा रही, क्या हम उस तक नजदीक पहुंच पा रहे हैं। तो एक अलग रणनीति है। मनोज, आपने कहा क्लास लगने वाली है, तो प्रोफेसर कौन कौन होंगे क्लास के? अमित शाह जी तो कुलपति हैं ही चुनावी विश्वविद्यालय के बीजेपी के। जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह जी होंगे, संतोष भी संतोष हो सकते हैं। ये तमाम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में अब जमने वाले 30 तारीख से शरद जी, तो क्लासें लगेंगी लगातार। और ऐसा नहीं है कि आप भोपाल में हैं, यदि आप इंदौर के आसपास सभा करके लौट रहे तो इंदौर में आ जाइए, आप जबलपुर के आसपास महाकौशल में है तो वहां आ जाइए, वहां का फीडबैक दे दीजिए। तो अब आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आर पार की तैयारी में है, दिन में भी काम करना है, रात में भी काम करना, और काम ही काम, क्योंकि कुल मिलाकर 20 दिन का बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे हम लोगों की कोई खबर छूट जाती है तो हमारी क्लास लग जाती है, तो यहाँ भी कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं होगी मनोज जी। नहीं तो प्रोफेसर्स और कुलपति जो हैं वो शो कॉज नोटिस देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो अब आप तय मानिए कि बीजेपी रिव्यू मीटिंग्स के एक ज़बरदस्त नेटवर्क की तरफ बढ़ चली है और इसको लेकर आगे बढ़ेगी। जय जी, आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है बीजेपी, जो चुनाव की एक मशीन भी कही जाती है कि वो चुनाव को किसी मशीन की तरह लेती है, हर चीज़ एक्यूरेट रहे, सारी चीज़ें तय हों, बहुत अच्छे से ज़मीन पर उतरें। आपका एक क्विक रिएक्शन इस पर। जी शरद जी, हमेशा से बीजेपी अपने संगठन के स्तर पे, अपनी जमावट के स्तर पे हमेशा ज्यादा अच्छी, बेहतर वो रही है और सक्रिय तो रही है, और काफी लंबे समय से वो उनकी लगातार ये होती है। और जैसा परीक्षा के समय होता है, हम रात भर जागते हैं, सुबह तक जागते हैं, और इवन एग्जाम हॉल में जाने के पहले तक आपकी कुछ न कुछ तैयारी होती है। कमोबेश वही स्थिति, क्योंकि बीजेपी इसको, चुनौती को छोटा नहीं मान रही और उससे लगता है कि कोई कमी नहीं रह जाए। और ये भी बात सही है कि दिन में यदि आप मान मनोबल और आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएंगे, तो आपका पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन, और चूंकि समय कम है, आपको नामांकन जो नॉमिनेशन फाइल होने के बाद, सिंबॉलिक अलॉटमेंट के बाद में बमुश्किल 12-15 दिन मिल रहा है। अब उस समय कैंडिडेट जनसंपर्क करे या नेताओं से मिले या अपनी प्रॉब्लम का ही सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि इनका रोल एक ट्रबल शूटर की तरह होगा, जो रात को बैठ करके, और इसमें कोई बुराई नहीं कि कई नेता ऐसे होते हैं जो बड़े स्तर के नेता से यदि फिर कोई आश्वासन मिल जाए या निर्देश मिल जाए तो फिर वो वहां चीजें सेटल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी इस रणनीति के तहत काम कर रही है और समय का अधिकतम उपयोग करने की सोच रही है, तो उसमें अच्छी बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही वो समय है जब आपको ठीक फीडबैक अगर मिल जाए तो आप करेक्टिव मेजर्स कदम उठा सकते हैं जो दुरुस्त किए जा सकते हैं। किस तरह देखते हैं अभिनव बरौलिया जी,
निश्चित तौर पर कमलनाथ जी हमेशा ये कहते रहे कि हमारी टक्कर बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। आपकी चुनौती वाकई बीजेपी के मजबूत संगठन की है, जो हर पल नई रणनीति और नए अप्रोच के साथ चुनाव में उतरता है। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से ये दिन रात अगर इनने काम किया होता तो ये राजनीति और रात में भी काम करेंगे, दिन में भी काम करेंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जनता का जो आक्रोश है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, सबका विद्रोह भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है और इनके तमाम नेता जानते हैं कि हम किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे इस चुनाव में, वो भी बहुत मुश्किल दिख रहा है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये मिलावटी, दिखावटी, सजावटी, बनावटी जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं और लगातार अगर कुछ किया होता, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज आती या जॉब्स का कुछ होता तो आज इतना सब करने की जरूरत नहीं होती। अपने काम बताते कि हमने ये किया है, लेकिन अब क्या हो रहा है, षड्यंत्र की राजनीति करना, जैसा कि जाना जाता है और सुनने में आता है कि कर्नाटक में भी इसी तरीके से जाकर कोशिश करी गई थी, लेकिन वहां पर भी वो सफल नहीं हुए, भगवान तक का इस्तेमाल किया गया। तो सारे जितने भी षड्यंत्र कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। एक लंबा टेन्योर होता है 20 साल का, 20 साल आप शासन किया आपने, लेकिन आपको डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है कि हम जनता को ये बताएं। आज विद्रोह संविदा कर्मचारी भी कर रहे हैं, युवा भी कर रहे हैं और तमाम जितने किसान, सभी चारों तरफ आप जब कांग्रेस ऐसी बात करती है तो मुझे जय जी से भी मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा। मुझे वो विद्यार्थी भी कई बार, माफ कीजिएगा, ध्यान में आता है जो कहता है पेपर बहुत आसान आने वाला है, बहुत आसान आने वाला है। प्रोफेसर गुप्ता ने बनाया, हमने सुना है, बहुत आसान आने वाला पेपर, हम आसानी से जवाब दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं अभी। सर ऐसा मत समझिए, हो सकता है पेपर टफ हो, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाएं। जी अभिनव जी, एक छोटा रिएक्शन इस पे तो दीजिए। आप लोग हमेशा कहते हैं, देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव है, चुनाव में हर पार्टी अपनी तैयारी करती है और हम पॉजिटिविटी के साथ हैं। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, एक पॉजिटिव नारे के साथ है। हमने नेगेटिविटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं लगातार, चाहे युवा हो, युवाओं की लड़ाई के लिए कमलनाथ जी लगातार बात कर रहे हैं, संविदा कर्मचारियों के लिए बात कर रहे हैं, किसान के लिए बात कर रहे हैं। और सर हमने महंगाई पे 100 रुपए पेपर कैसा भी आए आप तैयार है सॉल्व करने के लिए। अजय धवले साहब, तो वो कांग्रेस कह रही है कि पेपर भी आसान रहेगा और अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए तो हमारे पास उसका भी जवाब है। देखिए शरद जी, कांग्रेस की दिक्कत ही यही है कि ये देश की राजनीति को अभी तक के समझ ही नहीं पाए। विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे सिर्फ एक जो हमारा मूल मंत्र है, आज का जो विषय है राजनीति, तो हमारा मूल मंत्र ही है चैरवती चैरवती चैरवती। संगठन का लक्ष्य है चलते जाना चलते जाना चलते जाना। और आप आदरणीय अमित शाह जी के बारे में कहते हैं, आदरणीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं कि जिनका 365 दिनों का एक वर्ष का रिकॉर्ड था कि जिन्होंने 365 दिनों में से 250 दिन सिर्फ प्रवास किया है और वो सिर्फ सांगठनिक प्रवास किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो इतना बृहद हो गया है, 18 करोड़ से अधिक की हमारी सदस्य संख्या है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो हमारे इन राष्ट्रीय नेताओं की ओर से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि कोई कॉर्पोरेट घराना आके हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कर देगा और उससे चुनाव लड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को इसलिए भी सीरियसली लेती है कि हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जन कल्याण और जनसेवा की राजनीति करना, गरीब कल्याण की राजनीति करना। और उस राजनीति को करने के लिए आपको चुनाव अच्छे से लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। और यही विगत 10 वर्षों से केंद्र में कर रही है भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश में विगत 18 वर्षों से कर रही है। रही बात शरद जी इस बात की भी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें बीमारू टैग वाला मध्य प्रदेश मिला था। आज मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश के देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला टॉप 10 जो राज्य की इकोनॉमी है उसमें मध्य प्रदेश का नाम आता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें टारगेट भी देके गए कि मुझे मध्य प्रदेश मुझे टॉप 3 में लाना है। लेकिन अजय जी, एक सवाल जो अभिनव जी से मैंने पूछा था, उसी का उलट सवाल आपसे पूछता हूँ जी। कई बार बहुत मेधावी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अध्ययन करता है तो भी कंफ्यूज हो जाता है जी। आपकी वैसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि 2018 में भी आपका सिलेबस पूरा किया था आपने, बड़ी मजबूत पढ़ाई की थी, तमाम तरह की 2-3 चीज़ें थी। और इस बार तो आप केंद्रीय नेतृत्व की कोचिंग लेके भी उतर रहे हैं 2023 में। आपका बेहतरीन संबल वहाँ से भी बना हुआ है, वहाँ से भी प्रोफेसर्स आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह कोटा में होता है, और दनादन आपको ज्ञानार्जन और तमाम चीज़ें दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्टडी और उसका तनाव जब पेपर सामने आए तो कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, भूल जाएं आप। शरद जी, ऐसा है कि ये हिंदी हार्टलैंड का बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश, और इस स्टेट में कंटिन्यू 18 साल अगर किसी पार्टी की सत्ता होती है, उसके पश्चात जो
थोड़े बहुत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे अगर हम लोग 109 सीटें पाएं और वोटिंग परसेंटेज में हम कांग्रेस से 0.23% आगे थे, तो ऐसा नहीं था कि हमने सरकार गवा दी थी। निश्चित रूप से हमें हमारी कुछ चीज़ों पे हम अगर जनता को उस समय कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विगत 4 वर्षों से जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अनबिटन सरकार चल रही है, ये एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश वाली सरकार है। और आपको 2023 में जो पूर्ण बहुमत दिखेगा, उससे आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सही में विकास किया। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता, 9.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में। जय जी, लड़ाई बहुत दिलचस्प है और जैसा मैंने उदाहरण के साथ समझने की कोशिश की और आप सभी के सामने भी रखा कि एक ये मान रहा है शायद कि पेपर आसान आएगा, अगला जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पटक सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इतनी पढ़ाई कर रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है कि वो कह रहा है कुछ छोड़ा ही नहीं, आप कहाँ से क्वेश्चन देंगे प्रोफेसर साहब, मैं तो सब सॉल्व कर लूँगा, सारी तो तैयारी कर ली है मैंने, ये भी ले लिया है, ये भी ले लिया है, ये मसाला भी ले लिया। आपको याद होगा एक टीवी ऐड आता था कि क्या सारे मसाले उसे याद होंगे। सास जो हैं वो बड़ी भौहें चढ़ा के बहू की तरफ इशारा करती थी और बहू अपना एक डब्बा पैक मसाला डाल के कहती थी सब याद है। आप कैसे देखते हैं दोनों ही पार्टियों की तैयारी, क्योंकि अब हम चुनाव के चरम पर पहुंचने वाले हैं, यानी 1 से 6 तारीख के बीच में ये चुनाव का प्रचार का चरम हम देखेंगे और फिर दिवाली के बाद हम देखेंगे फिर एक पीक हमको देखने को मिलेगा और यही 12-15 दिन है जिस पे चुनाव अपने शीर्ष पर पहुंचेगा। जी जय जी। शरद जी, संस्कृत में कहावत है जिसका अर्थ है कि सोते हुए सिंहों के मुंह में हिरण नहीं जाते। तो निश्चित रूप से मेहनत तो करनी होगी, जनता पर बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखते हैं कि कांग्रेस जो एकदम निष्प्राण पड़ी थी और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उसके अंदर गर्माहट आई, ये कांग्रेस के सामने उदाहरण है इतना बड़ा। उन्होंने यदि ये रात दिन जाग करके कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं किया होता तो शायद आज इस कॉन्फिडेंस में नहीं होती कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बना देंगे। आप ये मत सोचिए कि केवल नेगेटिव वोट, बल्कि कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा एक माहौल बनाने में राहुल जी की मेहनत है और उसको आप ये नहीं कह सकते। मैं इसकी क्रेडिट देता हूँ कांग्रेस को, खासतौर पर राहुल जी को। और उसके बाद आप देखिएगा इमीडिएट बाद राहुल जी की यात्रा के बाद कांग्रेस जो सर्वे आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए, लेकिन फिर कांग्रेस बीच में वो खरगोश और कछुए की कहानी की तरह वो बीच में फिर शिथिल हुई और उसे लगा कि तो जीत ही रहे हैं सारे सर्वे। और बीच में एक लंबा समय आया जब वो शिथिलता थी कि संगठन के स्तर पे और फिर जब दूसरा सर्वे आया फिर वो कहीं ना कहीं जो शिवराज जी ने जो उतना दाव खेला या जो भी कह ले लाडली बहना का, और फिर कहीं सर्वे में थोड़ी सी बढ़त उसको आई है। तो मुझे लगता है ये टफ कंपटीशन है। ये ओलंपिक में जैसे कुछ सेकंड्स का या बल्कि मिली सेकंड्स का फर्क भी आपको गोल्ड मेडल से ब्रॉन्ज पे या उससे बाहर कर सकता है। तो ये बात को बीजेपी की एक बात मैं मानूंगा कि यहाँ पर वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहती चुनाव के मामले में। हाँ, टिकट बांटने के मामले में जरूर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उसने टिकट बांटे, कई बड़े दिग्गजों के टिकट काटे हैं, तो वहां वो ओवर कॉन्फिडेंस में थी। लेकिन चुनाव लड़ने के मामले में मुझे नहीं लगता कि उसने कोई कॉम्प्रोमाइज कर रही है और वो सारे जो रणनीति जिस तरह की बनानी चाहिए, जो सारे होना चाहिए, उसे वो हल्के में नहीं ले रही। और कांग्रेस को इस बात में बहुत सचेत रहने की जरूरत है कि उसको अपनी जमीनी, दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि चुनाव जो है मैनेजमेंट का काम है और मैनेजमेंट को यदि आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल अभिनव जी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चुनाव प्रबंधन का एक बहुत ही उत्कृष्ट मॉडल भी है कि आप कैसे कहाँ किसको डिप्यूट करते हैं, मतदान केंद्रों की क्या तैयारी है। हालांकि इस बार सेक्टर और मंडलम की प्रणाली से आप भी लैस हुए हैं और ये दावा भी सामने आया है कि बीजेपी की शैली में कांग्रेस ने भी 65,000 जो बूथ हैं मध्य प्रदेश में वहाँ अपनी तैयारी कर ली है और अब ये नहीं कहा जा सकता कि मतदान केंद्रों में आपके यहाँ जो चुनाव के एजेंट होते हैं वो भी नज़र नहीं आते। तो तैयारी तो आपने अच्छी की है, लेकिन आखिरी क्षणों में थोड़ा सा शिथिल होने का एक आभास, जैसा जय नागला जी ने भी कहा, वो कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज में कहीं झलकता है। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अष्टमी और नवमी के दौरान भी नवरात्रि में सभाएं ले रहे थे,
लेकिन आपके यहाँ उस तरह का मंजर, हालांकि दोनों पार्टियों की चुनाव प्रचार की रणनीति में भी अंतर है, इस पर एक टिप्पणी आप। देखिए शरद जी की पूरा चुनाव जो है वो आप देखेंगे, हमारी यात्राएं से मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जन आक्रोश यात्रा निकली थी, हमारे गोविंद सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, अजय सिंह जी हों, जीतू पटवारी जी हों, कमलेश्वर पटेल जी हों, रात में 2-2 बजे तक नुक्कड़ सभाओं से लेकर सभाएं, रैली जनता के साथ हुई, जनता उमड़ उमड़ के आई, जन सैलाब आया, सारी चीज बहुत अच्छे से हर कोने में, मध्य प्रदेश के हर कोने में जबरदस्त तरीके से जनता ने हमें सपोर्ट किया। तो ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। इस कॉन्फिडेंस के साथ हम चुनाव में, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे, मैं अपने साथी भाई को बताना चाहूंगा, 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है, लेकिन अगर इसकी संख्या देखी जाए तो 1 करोड़ बेरोजगार इस मध्य प्रदेश में, 18 साल में रोजगार की कोई संभावना यहां पे नहीं आई। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है हमारे लिए वो आज का युवा है, जो युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आप सोशल मीडिया पे देखें तो विरोध कर रहा है, वीडियोस बना रहा है। बिजली, आज बिजली की जो समस्या है, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली हमने दी है, ये प्रदेश की जनता को मालूम है। किसान, आज हमने उनके 2500-2600 गेहूं और धान की बात कांग्रेस ने करी है, भाजपा ने नहीं करी। अगर कुछ सोचने वाली बात होती तो हम जनता के मुद्दों को बता रहे हैं, किसान की बातों को बता रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम आप देखेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, कर्मचारी इसलिए हमसे खुश है। तो बदलाव कैसे लाया जाता है, कैसे होता है, हम कर्नाटक में हमने क्यों बड़ी जीत हासिल करी, वहां पे 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो कहीं ना कहीं कुछ कारण होते हैं, तैयारी होती है, वो हम बिल्कुल कमलनाथ जी के एक सशक्त नेतृत्व में हम वो तैयारी कर रहे हैं। और आप देखेंगे जबरदस्त जीत, एक पूर्ण बहुमत की सरकार आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस की देखने को मिलेगी। अजय धवले साहब। जी। अभिनव जी, जो बिजली सड़क पानी का विषय की बात कर रहे हैं, अभिनव जी हम उसी मध्य प्रदेश के रहवासी हैं। हमने दिग्विजय सिंह का वो 10 सालों का कुशासन देखा है, जिसमें बिजली सड़क पानी के इंडेक्स पर आपकी सरकार गई थी। अभिनव जी मुझे बोलने दीजिए, बिजली सड़क पानी पे इंडेक्स पे आपकी सरकार गई थी। मध्य प्रदेश देश का जीडीपी गिराने वाला राज्य था और बीमारू का टैग था, और आपके राजीव गांधी जी को एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी कि भारत की जीडीपी क्यों गिर रही है। साल पहले चले, मैं बता रहा हूँ, शुरुआत वहां से हुई है, शुरुआत वहां से हुई है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने में क्या किया? मध्य प्रदेश, वही बता रहे हैं, मध्य प्रदेश अगर आपने कुछ किया, मध्य प्रदेश में आपको दिग्विजय सिंह जी की 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई थी। अभिनव जी मैं पूछ लेता हूँ, अभिनव जी पीढ़ी बर्बाद हो गई। आंकड़े गिना देता हूँ। 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी मध्य प्रदेश में, आज 47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, और हमारा संकल्प है कि 65 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी। मध्य प्रदेश में 65,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर की चमचमाती सड़कें हैं। किस सरकार ने किया? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है। आप बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था है, 7,500 डॉक्टर होते थे मध्य प्रदेश में, आज 51,000 से ज्यादा डॉक्टर्स है मध्य प्रदेश में। 5 मेडिकल कॉलेज थे पूरे मध्य प्रदेश में, आज 24 से अधिक मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। तो ये किस सरकार ने किया है? ये मध्य प्रदेश की जनता, यहाँ का युवा ये सब देख रहा है। ये मध्य प्रदेश का युवा ये भी देख रहा है कि किस तरह से इनके सरकार और इनके कमलनाथ जी और इनके दिग्विजय सिंह जी का आंतरिक द्वंद था। एक आपके यहाँ लड़ाइयाँ होती थी सरकार में, जीतू पटवारी जी ऑन कैमरा आके कहते थे कि मेरी बात सुनाई नहीं जा रही, उमंग सिंघार जी के खिलाफ में दिग्विजय सिंह जी लिख देते थे। तो ये आंतरिक गुटबाजी की वजह से मध्य प्रदेश को डुबोया है। चलिए इस बातचीत के बीच में एक बड़ी खबर बता देते हैं। चर्चा तो इसकी सुबह से ही थी। पूर्व विधायक रही हैं कांग्रेस की सविता दीवान, बड़ी नेता हैं, होशंगाबाद नर्मदापुरम जो अब कहलाता है संभाग, वहाँ की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको दिलाई है सदस्यता। होशंगाबाद से पूर्व विधायक रही हैं सविता दीवान, और उनके पिता विनय दीवान 3 बार रहे हैं विधायक। तो ये एक इलेक्शन ब्रेकिंग है बड़ी कि पूर्व विधायक जो कांग्रेस की रही हैं सविता दीवान, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो चुनाव के इन अंतिम क्षणों तक दल परिवर्तन का क्रम जारी है और 3 बार इनके पिता विनय दीवान विधायक रहे हैं। एक लिगेसी वाले राजनीतिक परिवार से आती हैं। चलिए मैं कंक्लूड करूंगा अब इस बातचीत को और चलूंगा जय नागड़ा जी की तरफ। जय जी, आज चूंकि मोड शुरू से पढ़ाई लिखाई का रहा है तो इसको कंक्लूड भी आपसे इसी तरह करूंगा। इस बार दोनों ही दलों ने, चूंकि समय कम था और अच्छे नंबर लाने थे, तो गैस पेपर का भी खूब इस्तेमाल किया है। 20 क्वेश्चंस जो होते थे, और 20 क्वेश्चंस में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनको हम बोलचाल की भाषा में रेवड़ियाँ कहते हैं या लोक लुभावन कहते हैं, तो खूब ढेर लगा है उसका। और थोड़े अर्थशास्त्री चिंतित भी हैं दोनों पार्टियों की घोषणाओं का बड़ा साइज देख के। तो क्या लगता है आपको कि ये भी आज की राजनीति का हिस्सा तो है कि 20 क्वेश्चन पढ़ के उतर जाओ मैदान में? जी चलो जी, मैं चूंकि स्कूल से भी जुड़ा हूँ और मैंने अपनी बेटियों को भी पढ़ते देखा है। मैंने देखा कि रात को आप भले 12-1-2 बजे तक पढ़िए,
लेकिन एग्जाम के 2 घंटे पहले आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, तब जाकर के आप अच्छा कर पाएंगे। यदि ये तनाव को आपने एग्जाम हॉल तक ले गए, तो फिर आप हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन में कुछ गलत वो भी कर लें। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेहनत जरूरी है, लेकिन पीस ऑफ माइंड भी जरूरी है, रिलैक्स होना भी जरूरी है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो रिलैक्स होने के मोड में भी दोनों पार्टियों को आना चाहिए, लेकिन जहां जरूरी है उतनी मेहनत भी करनी चाहिए। और सिलेबस तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। आप केवल बिल्कुल आईएमपी करके यदि चले गए एग्जाम में, तो शायद आपके लिए ही दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल जय जी, और मुझे याद आते हैं आप ही के क्षेत्र के एक विधायक जिनके परिवार से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय वो 4 बार शेविंग करते हैं दिन में 24 घंटे में, जिससे वो फ्रेश दिखें मीडिया के सामने और कार्यकर्ताओं के सामने, क्योंकि पल पल परिवर्तित खबरें आती हैं। इस वार्ड में भैया बहुत अच्छी स्थिति है, भैया पता नहीं क्या हुआ 3 दिन में, वहाँ तो भैया प्रतिद्वंदी पार्टी चल रही, भैया अपन तो गए, भैया भैया कुछ करो भैया। ये जो चीज़ें हैं ये आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती हैं, शुगर भी बढ़ाती हैं, और पैसा तो सर मतलब पानी की तरह बहता ही रहता है। और आप उस बूढ़े पिता की तरह होते हैं कि जो देखते हैं कि या उस भाई की तरह होते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, कि जहाँ रसगुल्ले की टेबल पे नौजवानों का हुजूम टूट पड़ा है और आप नकली मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं देख लेना कुछ बचा के भी रखना। हाँ ठीक है भाई साहब, आइए आइए इधर बैठिए, भाई साहब इधर बैठिए। तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो बहुत तनाव है सर, लेकिन जय जी ने कहा है तनाव को दरकिनार भी करिए, प्रसन्न भी रहिए, और बहुत ज़्यादा होमवर्क मत करिए। चुनाव के पहले थोड़ा रिलैक्स होइए, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हार और जीत तो सिक्के के 2 पहलू हैं। बहुत शुक्रिया अभिनव जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत धन्यवाद जय जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।